हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 5 मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है नेशनल सेफ्टी डे। नेशनल सेफ्टी डे हर वर्ष किस डेट को मनाया जाता है? तो हर वर्ष 4 मार्च को। कब? 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। ये देख लीजिए, हर वर्ष 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। इस बार जो 2021 का नेशनल सेफ्टी डे है ये 50वां 50th यानी गोल्डन जुबली मना रहा है नेशनल सेफ्टी डे। कब शुरुआत हुई थी इसकी? 1972 में। देखिए, नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 4 मार्च 1966 यानी 1966 को अनाउंस किया गया था कि 4 मार्च को हर वर्ष नेशनल सेफ्टी डे मनाएंगे, लेकिन 1972 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो 1972 में पहला नेशनल सेफ्टी डे मनाया गया और 2021 में इसकी गोल्डन जुबली मनाई गई है। जो इस बार का 2021 का नेशनल सेफ्टी डे था उसका थीम क्या था? सड़क सुरक्षा यानी रोड सेफ्टी। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे के अलावा नेशनल सिक्योरिटी डे भी मनाया जाता है। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा मनाया जाता है नेशनल सिक्योरिटी डे। तो दोनों याद रखिएगा, नेशनल सेफ्टी डे एंड नेशनल सिक्योरिटी डे दोनों 4 मार्च को ही मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया के रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को बूस्ट करने के लिए किस फिनेंशियल एंटिटी द्वारा $100 मिलियन की क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की गई है? तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने $100 मिलियन की क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की है। देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक द्वारा इंडिया के रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम को बूस्ट करने के लिए $100 मिलियन की एक क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की गई है। पर्पस क्या है? पर्पस यह है कि जो एमएसएमई सेक्टर है वो रूफ टॉप सोलर यूनिट्स के लिए आसान दरों पर लोन ले सके। तो एमएसएमईज को लोन दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। जो वर्ल्ड बैंक है वो एसबीआई और एमएसएमई मिनिस्ट्री के साथ मिलकर ये $1 बिलियन या फिर $100 मिलियन का लोन डिस्ट्रीब्यूट करेगा ताकि इंडिया का रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम बूस्ट हो सके। इंडिया में रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन में किस स्टेट ने टॉप किया था? गुजरात ने टॉप किया था, याद होगा आपको। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो 1944 में स्थापना हुई थी इसकी। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में है। डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। वर्ल्ड बैंक में टोटल 189 कंट्रीज मेंबर हैं और वर्ल्ड बैंक 2 बॉडीज से मिलकर बना है, IBRD, IDA। IBRD मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और IDA मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंडियन की बैंक की सब्सिडी द्वारा अपना पहला ओवरसीज म्यूचुअल फंड 1 मार्च 2021 को लॉन्च किया जा रहा है? तो एसबीआई की जो सब्सिडी है एसबीआई म्यूचुअल फंड, वो 1 मार्च 2021 को उसने अपना पहला ओवरसीज म्यूचुअल फंड लॉन्च कर दिया है। और खास बात क्या है, जो ओवरसीज म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है उसमें से 95 से लेके 100% यानी कि बहुत बड़ा अमाउंट वो आमुंडी फंड में ही इन्वेस्ट करेगा, जो कि यूएस का एक बहुत बेहतरीन फंड है। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा अपना फर्स्ट ओवरसीज म्यूचुअल फंड लॉन्च किया गया है, जो कि मोस्टली इन्वेस्ट करेगा किसमें? यूएस के फंड में। तो याद रखिएगा, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपना फर्स्ट ओवरसीज फंड लॉन्च कर दिया है। ये देख लीजिए, जो भी इंटरेस्टेड कस्टमर हैं वो स्कीम के तहत 5000 करोड़ तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं फर्स्ट टाइम में। अदरवाइज अगर सेकंड टाइम में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर एडिशनल परचेस करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 1000 करोड़ का। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय एसबीआई म्यूचुअल फंड के। 1955 में स्थापना हुई थी एसबीआई की। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। चेयरपर्सन कौन है? दिनेश कुमार खारा। और एसबीआई म्यूचुअल फंड की चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन तो नहीं, एमडी एंड सीईओ है उसके, विनय तोनसे, क्योंकि चेयरपर्सन एसबीआई ग्रुप का एक ही होता है इसलिए। तो विनय तोनसे याद रखिएगा, एमडी एंड सीईओ है एसबीआई म्यूचुअल फंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिसेंटली इंश्योरेंस ओम्बड्समैन रूल्स में अमेंडमेंट करने के लिए नोटिफाई किया गया है। आपको पता है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन रूल किस वर्ष आए थे? तो 2017 में ये जारी किए गए थे इंश्योरेंस ओम्बड्समैन रूल। पर्पस क्या है? इस समय कोविड-19 क्राइसिस चल रहा था, आपको पता ही होगा, तो कई सारी दिक्कतें रही हैं इंश्योरेंस क्लेम लेने में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि इंश्योरेंस ओम्बड्समैन रूल्स जो 2017 में आए थे उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं, ताकि आप लोगों को पता ही होगा मेंटल इलनेस कई बार नहीं देते हैं, या कोविड को भी इंश्योरेंस सेक्टर ने बाहर ही कर दिया था। तो ऐसी सब चीज़ें मतलब क्या है, तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि इंश्योरेंस ओम्बड्समैन रूल 2017 में अमेंडमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लो कॉस्ट ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ जिसका नाम है एरीज देवस्थल फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा, इसको डेवलप किया जा रहा है एरीज द्वारा। आपको बताना है एरीज किस इंडियन सिटी में स्थित है? तो एरीज स्थित है नैनीताल में। एरीज का फुल फॉर्म देख लीजिए,
आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस, इसके द्वारा एक लो कॉस्ट का ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ डेवलप किया जा रहा है जिसका नाम है ADFOSC यानी एरीज देवस्थल फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा। ये अब तक के जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल स्पेक्ट्रोग्राफ बने हैं इंडिया में उनमें सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। ADFOSC स्पेक्ट्रोग्राफ एरीज द्वारा बनाया जा रहा है। एरीज कौन है? ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत कार्य करता है। नैनीताल में, उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है, इतना याद रखिएगा। ये देख लीजिए 1954 में एरीज की स्थापना हुई थी, नैनीताल में स्थित है। डायरेक्टर कौन है? प्रोफेसर दीपांकर बैनर्जी। इंडिया का लार्जेस्ट स्पेक्ट्रोग्राफ बना रहा है एरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुई हैं? तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की चेयरपर्सन अपॉइंट हुई है मैरी कॉम। आपको जानते ही होंगे आप सभी लोग। कितनी अजीब बात है, इंडिया में लोग अपने टैलेंट से उतना ज़्यादा फेमस नहीं होते हैं जितना कि मूवीज़ बनाने के बाद फेमस हो जाते हैं। मैरी कॉम को इंडिया के कई सारे लोग नहीं जानते थे, लेकिन जब मूवी बन गई तो मैरी कॉम को बहुत सारे लोग जान गए। इसी तरह से गीता फोगाट और बबीता फोगाट को भी बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, लेकिन फिर दंगल बन गई और अब आप सभी लोग जानते हैं। बात आते हैं वापस टॉपिक पे अपने। मैरी कॉम को रिसेंटली इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का चेयरपर्सन बना दिया गया है। ये देख लीजिए दिसंबर लास्ट ईयर में मैरी कॉम को इसके लिए सिलेक्ट किया गया था और रिसेंटली ये इसकी चेयरपर्सन बन गई हैं। याद रखिएगा 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रही है मैरी कॉम, बॉक्सिंग से रिलेटेड है और मणिपुर से बिलोंग करती है मैरी कॉम। इनको इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का चेयरपर्सन बना दिया गया है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात करें 1946 में स्थापना हुई थी इसकी। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है? उमर क्रेमलेव। और चेयरपर्सन कौन बन गई हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कमेटी की? तो मैरी कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ज्ञान परंपरा। रिसेंटली जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है नोएडा में, वहाँ पर भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए स्टडी मटेरियल किसने रिलीज किया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। किसने? रमेश पोखरियाल निशंक जी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो कि नोएडा में है उसके लिए भारतीय ज्ञान परंपरा कोर्स को लॉन्च कर दिया है। ये जनान नहीं लिखा है, याद रखिएगा। जो ज्ञानपीठ अवार्ड होते हैं उनको भी ऐसे ही लिखते हैं इंग्लिश में, तो इसीलिए मैंने ये यूज़ किया। रिसेंटली जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल जी यानी रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने इंडियन नॉलेज एडिशन यानी भारतीय ज्ञान परंपरा का कोर्सेज NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग नोएडा में इसके कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। NIOS क्या करेगा? इंडिया की जो परंपरागत टेक्नोलॉजीज हैं या फिर ज्ञान है, नॉलेज है, उनको लोगों को फैलाएगा, यानी उनके विषय में लोगों को अवेयर करेगा। जैसे वैदिक स्टडीज हुई, संस्कृत ग्रामर हुआ, इंडियन फिलॉसफी हुआ, ये सब इंडिया की परंपरागत यानी कि भारतीय ज्ञान परंपराएं हैं जिनको स्प्रेड ओवर करेगा कौन? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो कि नोएडा में स्थित है। इसके लिए कोर्सेज किसने लॉन्च किए हैं? एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने। यह क्वेश्चन है नुमालीगढ़ रिफाइनरी ये किस इंडियन स्टेट में लोकेटेड है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है असम में। असम में ही एक बागजन गैस फील्ड है, असम में ही नुमालीगढ़ रिफाइनरी है, याद रखिएगा। चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है उसमें भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन बोर्ड के जो शेयर थे उसने अपने 61.65% जो है शेयर बेच दिए हैं। किसको बेचे हैं? ऑयल इंडिया लिमिटेड को। टोटल 9,875 करोड़ की डील हुई है जिसके तहत भारत पेट्रोलियम द्वारा नुमालीगढ़ रिफाइनरी यानी जो असम में स्थित है उसके 61.65% शेयर भेज दिए गए हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड को। नुमालीगढ़ रिफाइनरी असम में है, या मैप में देख लीजिए असम। सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। और याद रखिएगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड कहाँ है? असम में ही है। नाम क्या है उसका? माजुली द्वीप। और ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी किसकी थी? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, जिसकी बात कर लेते हैं तो 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और CMD कौन है? मिस्टर के पद्मकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है UN जनरल असेंबली द्वारा रिसेंटली किस ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है? तो UNGA द्वारा 2023 को 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित कर दिया गया। ये देख लीजिए 2023 को UNGA द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित कर दिया गया है। ये इंडिया द्वारा स्पॉन्सर किया गया था, यानी इंडिया ने कहा था कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित कर दिया जाए और UN जनरल असेंबली द्वारा ये प्रोमिस कर दिया गया है। UN जनरल असेंबली द्वारा 2016 से लेकर 2025 को UN डिकेड एक्शन ऑन न्यूट्रिशन भी डिक्लेयर किया गया था। आप ये देखिएगा, ये देख लीजिए, ये जो मिलेट्स आज घोषित किया गया है इसको 70 नेशंस ने सपोर्ट किया था, लेकिन आप याद रखिए 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है, स्पॉन्सर किया था इंडिया ने। UN जनरल असेंबली की बात करें तो 1945 में स्थापना हुई थी,
न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ऑपरेशन कौन है? वोल्कन वोस्किर। देखिए यूएन जनरल असेंबली में 193 मेंबर्स हैं। यूएन जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन की परमानेंट बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंडियन कंपनी द्वारा डाइवर्सिटी कल्चर को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पार्टनरिंग फॉर रेशियल जस्टिस इन बिजनेस इनिशिएटिव के साथ पार्टनरशिप की गई है? तो रिसेंटली विप्रो ने WEF के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ पार्टनरशिप की है। किसके लिए? एक इनिशिएटिव है पार्टनरिंग फॉर रेशियल जस्टिस इन बिजनेस, ये इनिशिएटिव है, इसके लिए WEF और विप्रो ने पार्टनरशिप की है। पर्पस क्या है इस पार्टनरशिप का? देखिए आइडियाज को एक्सचेंज करना, जितने भी डिफरेंट कल्चर के लोग हैं उनके आइडियाज को एक्सचेंज करना और बिजनेस में उनका यूटिलाइजेशन करना। इसके लिए विप्रो द्वारा WEF के पार्टनरिंग फॉर रेशियल जस्टिस इन बिजनेस इनिशिएटिव के साथ पार्टनरशिप की गई, याद रखिएगा। WEF की बात करें तो जब से WEF स्थापित हुआ है तब से दूसरी बार ऐसा हुआ है कि इसकी दावोस समिट जो होती है हर वर्ष, वो दावोस में ना होकर सिंगापुर में हुई है। इससे पहले दावोस के बाहर हुई, यानी कि इससे पहले वाशिंगटन DC में हुई थी। अब दूसरी बार ऐसा हुआ है कि वो सिंगापुर में हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में स्थापना हुई थी। कोलोग्नी जिनीवा के पास है, कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडर एंड चेयरपर्सन कौन है? क्लॉस श्वाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर साइंस सेंटर रिसेंटली किस इंडियन स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है? तो रिसेंटली त्रिपुरा में उदयपुर साइंस सेंटर स्थापित किया गया है। जयपुर मत लगा दीजिएगा, मतलब कि राजस्थान मत लगा दीजिएगा। जो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा है या फिर गवर्नर ऑफ त्रिपुरा हैं रमेश बैस जी, उन्होंने उदयपुर साइंस सेंटर का इनॉग्रेशन किया है उदयपुर त्रिपुरा में। देखिए 6 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो त्रिपुरा मिनिस्ट्री का है उसने इसको बनाया है। इस तरह से नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों में अब नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम द्वारा ये साइंस सेंटर स्थापित किया जा चुके हैं। अभी तक सिर्फ त्रिपुरा बाकी था जिसमें साइंस सेंटर नहीं था, अब वहाँ पे भी स्थापित हो गया है। जो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम है उसने डिसाइड किया है कि 2021 में वो 4 और ऐसे ही साइंस सेंटर स्थापित किया करेगा। मतलब कि त्रिपुरा के गवर्नर मैंने तो आपको बता दिए कौन, रमेश बैस। चीफ मिनिस्टर कौन है? बिप्लव कुमार देव। और त्रिपुरा में कुछ समय पहले ही 39th अगरतला इंटरनेशनल बुक फेयर भी ऑर्गेनाइज किया गया है, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRPF के डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्ज किसे दिया गया है? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्ज दिया गया है कुलदीप सिंह को। IPS कुलदीप सिंह, ये देख लीजिए पूरा नाम, IPS ऑफिसर कुलदीप सिंह। इनको CRPF के DG का डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि AP महेश्वरी जी वो रिटायर हो रहे थे। ये हैं IPS कुलदीप सिंह। ये अभी तक CRPF में ही सेंट्रल कमांड को हेड कर रहे थे। CRPF की जो सेंट्रल बॉडी है, सेंट्रल जोन है, उसको हेड कर रहे थे। तो याद रखिएगा कुलदीप सिंह को CRPF का जो DG होता है उसका एडिशनल चार्ज दिया गया है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 1939 में स्थापना हुई थी। इंडिया की ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, याद रखिए पैरामिलिट्री नहीं मतलब कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। मोटो क्या है? सर्विस एंड लॉयल्टी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत कार्य करता है। और एडिशनल चार्ज कौन है इस समय DG का? IPS कुलदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISL 2021 यानी इंडियन सुपर लीग 2021 किसने जीता है? तो मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब द्वारा ISL 2021 को जीत लिया गया है। ये देख लीजिए फाइनल में मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब द्वारा मोहन बगान जो फुटबॉल क्लब है उसको हरा दिया गया है। और इस तरह से गोवा में जो ऑर्गेनाइज हुई है इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट, इसको जीत लिया है किसने? मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने। गोवा का GMC स्टेडियम है, वहीं पर ये ऑर्गेनाइज हुई थी इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसको मुंबई फुटबॉल क्लब ने जीत लिया है। ये इंडियन सुपर लीग प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है, याद रखिएगा। बात करते हैं इंडियन सुपर लीग की शुरुआत कब हुई थी? तो 2013 में हुई थी। इस समय इसमें 11 जो है टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और इस बार का एडिशन किसने जीता है? मुंबई फुटबॉल क्लब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंट्री द्वारा रिसेंटली इजराइल में अपना किस अरब कंट्री द्वारा रिसेंटली इजराइल में अपना पहला एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? या फिर इजराइल के प्रेसिडेंट द्वारा किस अरब कंट्री के पहले प्रेसिडेंट मतलब एम्बेसडर को रिसीव किया गया है? तो UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, इसने इजराइल में अपना पहला एम्बेसडर अपॉइंट किया है। अभी तक किसी भी अरब कंट्री द्वारा इजराइल के साथ रिलेशंस नॉर्मल नहीं किए गए थे। आपको हमने पहले ही बताया था कि UAE यूनाइटेड अरब अमीरात फर्स्ट अरब कंट्री बन गई थी जिसने इजराइल के साथ अपने सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन बेहतरीन कर लिए थे। अब UAE फर्स्ट अरब कंट्री बन गई है जिसने अपना एम्बेसडर भी अपॉइंट कर दिया है इजराइल में। तो याद रखिएगा UAE फर्स्ट अरब कंट्री बन गई है जिसने इजराइल में अपना एम्बेसडर अपॉइंट किया है। और उनका नाम क्या है? मोहम्मद अल खाजा। तो ये भी नाम याद रखिएगा। इजराइल की बात करें तो ये है मैप में इजराइल। कैपिटल क्या है? जेरूसलम।
करेंसी क्या है? इजरायली शेकेल। और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और पार्लियामेंट का नाम क्या है इसराइल की? नेशेट, याद रखिएगा। यूएई फर्स्ट अरब कंट्री बन गया है जिसने इसराइल में अपना एम्बेसडर अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया और किस कंट्री द्वारा अगले 5 वर्षों तक मरीन स्पेटियल प्लानिंग पर कोलैबोरेशन के लिए एग्री किया गया है? तो इंडिया और नॉर्वे ने अगले 5 वर्षों तक मरीन स्पेटियल प्लानिंग पर कोलैबोरेशन के लिए एग्री किया है। देख लीजिए, ओशन की फील्ड में यानी कि समुद्र के क्षेत्र में अगले 5 वर्षों तक मरीन स्पेटियल प्लानिंग पर कोलैबोरेट किया है। किसने? इंडिया और नॉर्वे ने। यानी मरीन इकोसिस्टम पर एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। मरीन स्पेटियल प्लानिंग, ये देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के तहत ये इंडिया की ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी का एक पार्ट है। तो मरीन स्पेटियल प्लानिंग पर इंडिया और नॉर्वे ने आपस में कोलैबोरेट किया अगले 5 वर्षों तक काम करने के लिए। इसमें क्या होगा? पायलट बेसिस पर दो प्लेसेस पर ये मरीन स्पेटियल प्लानिंग प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लक्षद्वीप और पुदुचेरी में, याद रखिएगा। कौन इम्प्लीमेंट करेगा? नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च जो कि चेन्नई में है, वो इम्प्लीमेंट करेगा। नॉर्वे की बात करें तो ये है मैप में नॉर्वे, कैपिटल है ओस्लो, करेंसी क्या है? नॉर्वेजियन क्रोना। प्राइम मिनिस्टर कौन है? एर्ना सोलबर्ग, याद रखिएगा। इंडिया और नॉर्वे मरीन स्पेटियल प्लानिंग पर अगले 5 वर्ष तक कोलैबोरेट करेंगे और इसके लिए एग्रीमेंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसएमईज जो इनिशिएटिव हैं उन पर कोऑपरेशन के लिए एनएससी द्वारा किस फिनेंशियल एंटिटी के साथ एक एमओयू साइन किया गया है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसने सिडबी के साथ एक एमओयू साइन किया है ताकि एमएसएमई इनिशिएटिव के लिए ये कोऑपरेशन कर सके। ये देख लीजिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन्होंने सिडबी के साथ एक एमओयू साइन किया है एमएसएमईज इनिशिएटिव पर कोऑपरेशन के लिए। पर्पस क्या है? जो एमएसएमईज हैं उनको लिस्ट किया जाएगा और उनको इक्विटी के थ्रू कैपिटल प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। और बाकी सिडबी तो कोऑपरेशन कर ही रहा है। बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म जो आपके प्लेटफॉर्म है किसके? एमएसएमईज के, जैसे ट्रेड्स हुआ, आरएक्सआईएल हुआ, इन सभी के द्वारा इसकी हेल्प की जाएगी। तो इसके लिए एनएसई और सिडबी ने पार्टनरशिप की है। सिडबी की बात करें, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1990 में स्थापना हुई थी, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। सीएमडी कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो याद रखिएगा, एमएसएमईज इनिशिएटिव के लिए एनएसई और सिडबी ने आपस में पार्टनरशिप की है। यह क्वेश्चन है, आईबीएम इंडिया द्वारा रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप की गई है ताकि स्टूडेंट्स, जॉब सीकर और एंटरप्रेन्योर्स को फ्री ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड किए सकें? तो आईबीएम इंडिया द्वारा गोवा गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप की गई है ताकि स्टूडेंट्स को, जॉब सीकर्स को और एंटरप्रेन्योर्स को फ्री ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड किए सकें। देख लीजिए, गोवा गवर्नमेंट और आईबीएम ने आपस में पार्टनरशिप की है ताकि जो जॉब सीकर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या फिर एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन सभी को ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड किए सकें। आईबीएम का टारगेट क्या है? आईबीएम का टारगेट है अगले 1 वर्ष में 10 इंस्टीट्यूशंस में 10,000 जो यूथ हैं उनको स्किल अप करना, यानी उनका स्किल बेहतर करना। आईबीएम का इनिशिएटिव है स्किल बिल्ड प्रोग्राम, उसी के तहत ये 10,000 जो यूथ होंगे उनका स्किल बेहतर किया जाएगा। तो इसके लिए आईबीएम और गोवा गवर्नमेंट ने आपस में पार्टनरशिप की है। आईबीएम का एक और टारगेट है, क्या टारगेट है? 2021 में सिर्फ इंडिया में ही आईबीएम द्वारा 1 लाख लोगों का स्किल अप करना। तो याद रखिएगा, आईबीएम और गोवा गवर्नमेंट द्वारा पार्टनरशिप की गई है ताकि स्टूडेंट्स, जॉब सीकर और एंटरप्रेन्योर्स को ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड किए सकें। आईबीएम की बात करें तो 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। जब इंडिया की कैपिटल कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर हुई थी तो आईबीएम की स्थापना उस समय हो रही थी। न्यूयॉर्क है में इसका हेडक्वार्टर है। सीईओ कौन है? अरविंद कृष्णा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन ओरिजिन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्या कोलेट्रल वेयर हाउसिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसने किस इंडियन बैंक के साथ कोऑपरेशन किया है या फिर एग्रीमेंट साइन किया है ताकि फार्मर्स को वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट के लिए हेल्प किया सके? तो कैनरा बैंक और आर्या कोलेट्रल वेयर हाउसिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने आपस में कोलैबोरेशन किया। देख लीजिए, आर्या कोलेट्रल वेयर हाउसिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और कैनरा बैंक ने आपस में एक पार्टनरशिप की है ताकि जो वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट का चार्ज पड़ता है फार्मर्स को, उसमें उनकी हेल्प की सके। तो इसमें क्या होगा, आर्या जो कोलेट्रल वेयर हाउसिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है वो फार्मर्स को सपोर्ट करेगी और एफपीओस को भी सपोर्ट करेगी ताकि जो आर्या द्वारा मैनेज किए जाने वाले जितने भी वेयर हाउसेस हैं ऑल ओवर कंट्री में, वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को स्टोर किया जा सके आसानी से। 450 जो 450 के आसपास फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो आर्या के साथ कार्य करेंगे और इसके लिए कैनरा बैंक आर्या को हेल्प करेगा। तो कैनरा बैंक और आर्या कोलेट्रल वेयर हाउसिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने आपस में एग्रीमेंट साइन किया है। कैनरा बैंक की बात करें 1906 में स्थापना हुई थी, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। सीईओ कौन है? अरविंद कृष्णा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन ओरिजिन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लिंगम वेंकट प्रभाकर। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।